हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ कल के दिन जब मैं डी ब्रोगली कंसेप्ट आपको समझाया हूं और नील बोर मॉडल ऑफ एटम में वह जब मैं इक्वेशन समझाया mvr इक्वल टू nh/2π, मुझसे चलते चलते कई लोगों ने ढेर सारे सवाल पूछे, 2-3 सवाल पूछे। मैं सबसे पहले उन सभी सवालों के जवाब देता हूं। सबसे पहले उसी डी ब्रोगली कंसेप्ट को प्रॉपरली एक और बार छोटे से मैं समझाता हूं। और वो जो नील बोर का जो एक डाउट था उसको कैसे आइंस्टाइन ने डी ब्रोगली इक्वेशन के द्वारा समझाया और किस तरीके से उस इक्वेशन को जनरलाइज करने के लिए कहा, मैं एक और बार समझाता हूं। सबसे पहली बात, वो चीज नहीं समझ में आई mvr इक्वल टू nh/2π, वो कैसे प्रूव हुआ। अब देखिए, व्हाट आइंस्टाइन टोल्ड वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस, इनके द्वारा जो वेव बनती है हम उनको तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। फोटॉन्स के द्वारा जो वेव बनती है हम उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। मगर जो इनर्शियल बॉडीज के द्वारा जो वेव बनती है, इनर्शियल बॉडीज लाइक इलेक्ट्रॉन, लाइक प्रोटॉन, अल्फा रेस, like any car, like a particle thrown, like me, like you, earth, sun, moon, they are called inertial bodies, inertial mass. They have got inertia, they have got some finite mass. When they move, they generate a wave and we call them matter waves. Matter waves, the term that we use is matter waves. And for those matter waves, we used to say that these bodies have got particle nature as well as wave nature. And for this matter waves, we use a term called de Broglie wavelength. De Broglie wavelength. और हमने कहा mv is equal to h upon lambda, p is equal to h upon lambda. Here this lambda is termed as de Broglie wavelength and this p is termed as the momentum of that particle, and this is equation which says dual nature of matter, dual nature of universe. Now what Einstein told कि कोई सा भी पार्टिकल जब मूव करता है तो मूव करते समय वह उस जगह पर, उस पॉइंट पर वेव जनरेट करता है और वह वेव वहां पर इनफाइनाइट टाइम के लिए रहती है, एग्जिस्ट करती है। दिस वॉज द कंसेप्ट सजेस्टेड बाय आइंस्टाइन। जब मैं इस जगह से मूव करा तो इस मूवमेंट के दौरान मैंने इस पॉइंट पर कुछ वेव जनरेट कर दी। वह वेव, उसकी वेवलेंथ है दिस, इट्स गिवन बाय लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv और लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। यह डी ब्रोगली वेवलेंथ जनरेट हुई जो इस जगह पर अनंत काल, इनफाइनाइट टाइम तक रहेगी। अब यह एक न्यूक्लियई है, इस न्यूक्लियई के चारों तरफ इस पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जब यह इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इस पॉइंट पर इस तरह से वेव जनरेट करा और यह वेव जो इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पर जनरेट करा है यह इनफाइनाइट टाइम तक इस पॉइंट पर रहेगी। अब यदि कोई दूसरा यदि यह इलेक्ट्रॉन दूसरी बार इसी पॉइंट पर आता है और इस पॉइंट पर आकर फिर एक और बार इसी पॉइंट से पास होता है तो फिर दोबारा इस पॉइंट पर वेव जनरेट होगी। पहले वाली जनरेटेड वेव और अभी वाली जनरेटेड वेव, यह दोनों वेव में कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होना चाहिए। यदि वहां कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन नहीं हुआ तो वहां पर एनर्जी लूज होगी, एनर्जी रेडिएट होगी। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कब नहीं होएगा मैं वहां दिखाता हूं। यह न्यूक्लियई और यह इलेक्ट्रॉन का कोई रैंडम पाथ। अब इस रैंडम पाथ पर
पास होते समय यह वेव जनरेट हुई। अब यदि इस पॉइंट पर यह वेव इस तरीके से बनने लगे, नाउ जस्ट इमेजिन कि पहले वाली जनरेटेड वेव और अभी वाली जनरेटेड वेव एक साथ में मिल नहीं रही है। इस सिचुएशन को ऐसे इमेजिन करो, सपोज एक रस्सी है और उस रस्सी को एक पर्सन ने एक सिरे से होल्ड कर रखा है और दूसरे पर्सन ने इधर से होल्ड कर रखा है, और नाउ दे स्टार्ट प्लेइंग विथ इट, दे स्टार्ट गिविंग द मोशन टू द रोप लाइक दिस। अब दोनों ही पर्सन उसमें एक ही तरीके से मूव करेंगे तो उस रोप का मूवमेंट बड़ा रिदमिक और बड़ा सिस्टमैटिक दिखेगा। उधर से भी डिस्टर्बेंस करा जा रहा है और जैसे भी डिस्टर्बेंस करा जा रहा है वो दोनों तरफ से डिस्टर्बेंस सेम तरीके से करा जा रहा है, तो रोप का मूवमेंट बड़ा रिदमिक रहेगा और वो रोप कॉन्स्टेंटली एक ही तरीके से मूव करती रहेगी। मगर यदि दोनों तरफ से अलग अलग रैंडम तरीके से डिस्टर्बेंस करा जाए तो उस रोप की एनर्जी रेडिएट होगी, लूज होगी, और ऐसी कंडीशन में उस रोप का कोई मूवमेंट भी रिदमिक नहीं दिखेगा। बिल्कुल इसी तरह से एक बार इलेक्ट्रॉन जब इधर से पास हुआ तब जो वेव जनरेट हुई, और दूसरी बार इलेक्ट्रॉन जब इधर से पास हो रहा है तब वो जो वेव जनरेट कर रहा है, पहले वाली जनरेटेड वेव और अभी वाली जनरेटेड वेव, इस सिचुएशन में हम कहते हैं इट्स नॉट कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, इट्स इन फैक्ट डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम कहते हैं। ये दोनों इंटरफियर कर रही है, दोनों सुपरपोज कर रही है और डिस्ट्रक्टिव, दोनों एक दूसरे को तोड़ रही है, दोनों एक दूसरे की एनर्जी खत्म कर रही है, दोनों एक दूसरे को खत्म कर रही है। ऐसी कंडीशन में इस पाथ में वह इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रह सकेगा, इस पाथ में वह इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं रहेगा। दिस इज अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन इन इट्स पाथ। इस पाथ में वह इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रह पाएगा, ठहर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर बार इस पाथ में इलेक्ट्रॉन जब पास होता है तो जो वेव जनरेट करता है वो वेव आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करती हैं, वह अपनी एनर्जी कम करती हैं। इस सिचुएशन में यह इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा और एनर्जी रेडिएट करते हुए, रेडिएशन एमिट करते हुए अपनी एनर्जी को कम करेगा। जबकि इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन इधर से पास हुआ, जो वेव जनरेट करा, दूसरी बार जब इलेक्ट्रॉन पास हुआ तब दूसरी बार जो वेव जनरेट करा, तो पहली बार जनरेटेड वेव और दूसरी बार जनरेटेड वेव दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्टली इंटरफियर कर गई, परफेक्टली सुपरपोज कर गई, दोनों एक दूसरे के साथ एड अप हो गई, दोनों की एनर्जी एड अप हो गई, दोनों का डिस्टर्बेंस एड अप हो गया, दोनों का एम्पलीट्यूड एड अप हो गया। ऐसी स्थिति में दिस इज स्टेबल इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट। इस कंडीशन में वह इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट टाइम तक अपने ऑर्बिट में रहेगा, कोई रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा। और इस कंडीशन के लिए जो मैंने इक्वेशन लिखी थी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जनरेटेड जो मैटर वेव्स है, उस मैटर वेव की जो वेवलेंथ है, दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। एंड नाउ नोट दैट कि यह इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी ट्रेवल करा है, एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते समय यह 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करा है। दिस 2πr डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू, दिस इज वन वेव फ्रॉम हियर टू हियर, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव, 6 वेव, 7 वेव। इस केस में 7 वेव है, ये 6 वेव भी हो सकती थी, 5 वेव भी हो सकती थी, 4 वेव भी हो सकती थी। इट शुड बी इक्वल टू, एक वेव में जो डिस्टेंस ट्रेवल है दैट इज लैम्डा, 7 वेव्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल है दैट शुड बी 7 लैम्डा, तो n वेव्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी दैट शुड बी n लैम्डा।
अब मैं लैम्डा की जगह यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा की जगह h अपॉन एम वी. So this gives me mvr equal to nh by 2 pi. फर्स्ट ऑर्बिट में n is equal to 1 and mvr equal to h upon 2 pi. फर्स्ट ऑर्बिट में यह होगा, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही वेव होगी सिर्फ. सेकेंड ऑर्बिट में, इन सेकेंड ऑर्बिट n equal to 2, mvr equal to 2h by 2 pi. In third orbit, n is equal to 3, mvr equal to 3h by 2 pi. And in fourth orbit, n equal to 4, mvr equal to 4h by 2 pi. And in nth orbit, mvr equal to nh by 2 pi. n waves होगी. This was the explanation given by Einstein for this postulate of Bohr model of atom. और इसे देने के लिए उसने जो सजेस्ट करा था दैट वाज डी ब्रोगली को. उसने सजेस्ट करा कि यह जो डी ब्रोगली इक्वेशन है इसे जनरलाइज कर दिया जाए सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के लिए ही नहीं, इसे जनरलाइज कर दिया जाए पूरे यूनिवर्स के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, अर्थ के लिए, सन के लिए, मून के लिए. तो यह काफी सारी बातों को एक्सप्लेन करने में मदद कर देगा और काफी सारी चीजें इससे समझ में आ जाएगी. सो डेफिनेटली दिस इक्वेशन मस्ट होल्ड फॉर द होल यूनिवर्स एंड वी जनरलाइज इट फॉर होल यूनिवर्स. नाउ मैं इसी डी ब्रोगली कंसेप्ट को, इस पर चूंकि बात चली तो क्यों ना एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूं. इफ सवाल ये उठता है कि व्हाई डू वी इग्नोर दिस डी ब्रोगली इक्वेशन for bodies like car or a particle. मैं कहता हूं it's because the wavelength is very small, it's negligible. Hence we never account. For example, if a car having mass of 1000 kilogram moving with velocity of 72 kilometer per hour, what is de Broglie wavelength associated with this car? इस कार से डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी एसोसिएटेड है? सबसे पहले मास तो मुझको किलोग्राम में दे ही रखा है. मैं इस वेलोसिटी को मैं कन्वर्ट कर देता हूं मीटर्स पर सेकेंड में. 72 किलोमीटर्स पर आवर इज 72 इंटू 1000 बाय 3600 और 72 इंटू 5 by 18 meters per second. So this would give me 420 meters per second. This is the velocity of car. Now de Broglie wavelength associated with this car is lambda equal to h upon mv. h की जगह will substitute its value 6.626 into 10 to the power minus 34. For mass I'll write 1000 kilograms and for velocity I'll write 20. Now observe the value of de Broglie wavelength. 10 to the power minus 38. सबसे पहले 3.313 meters. This is de Broglie wavelength of matter wave associated with the car. We call it de Broglie wavelength associated with matter waves of moving car. Now this wavelength is so negligible. 10 to the power minus 34 के रेंज में यह जो वेवलेंथ दिख रही है, it's so negligible that it should always be ignored. इसलिए उस कार का हमें सिर्फ
पार्टिकल नेचर ही दिखेगा, पार्टिकल नेचर ही डोमिनेट करेगा, वेव नेचर तो हमें शायद दिखाई ही नहीं देगा, कभी भी नहीं दिखेगा। यदि हम किसी 1 ग्राम पार्टिकल की मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 और 100 मीटर्स पर सेकेंड, 1 ग्राम बुलेट, 1 ग्राम bullet moving with 1000 meters per second और 1 किलोमीटर पर सेकेंड, इसके लिए यदि हम मैटर वेव और उसकी वेवलेंथ एसोसिएटेड कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो देखिए हम कैसे करेंगे। वंस अगेन यह चीज अप्लाई करेंगे, डी ब्रोगली इक्वेशन 6.626 इंटू 10 to the power -34 अपॉन मास, मास हम किलोग्राम्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं, 10 to the power -3 किलोग्राम्स। हम ऐसे ही सिस्टम में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, सीजीएस सिस्टम में फिर हमको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू एक और बार देखनी पड़ जाएगी और हम वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 किलोमीटर पर सेकेंड मींस 1000 meters per second. So this de Broglie wavelength is exactly equal to 6.626 into 10 to the power -34. It's yet negligible. It's yet negligible. बहुत कम, तो इस पार्टिकल के लिए भी इग्नोर करा जाना चाहिए। Now, if we talk about electron, यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें जिसका मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, 9.1 into 10 to the power -31, this much kilograms. And now if this electron is moving with some velocity, अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, चलिए यह भी मैं बताता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कब कैसे आती है। और मैं मैटर वेव्स की मोमेंटम को उसके काइनेटिक एनर्जी के साथ भी रिलेट करके दिखाता हूं। जनरली हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब में एक इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आता है और वह इलेक्ट्रॉन किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आता है कैथोड रे के फॉर्म में। यह जो कैथोड रे ट्यूब है इसमें इन दोनों प्लेट के अक्रॉस यह जो पोटेंशियल लगाया जा रहा है जिससे कैथोड रेज जनरेट हो रही है, इस पोटेंशियल को हम एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 2000 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया, 2000 वोल्ट पर हमने कैथोड रेज जनरेट करी है, देन दिस 2000 वोल्ट इज आल्सो कॉल्ड एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। हम इसे एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल क्यों कहते हैं यह बताता हूं। बिकॉज दिस पोटेंशियल ओनली डिसाइड्स और गवर्न्स द वेलोसिटी ऑफ कैथोड रेस। इसी पोटेंशियल पर कैथोड रेस की वेलोसिटी डिपेंड करती है। फाइनली इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेस सामने इस प्लेट से टकराएंगी तो उसकी क्या वेलोसिटी रहेगी वो इसी बात पर डिपेंड करता है। इसीलिए हम इसे एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल कहते हैं। किस तरह से, जब कैथोड रे का इलेक्ट्रॉन इस जगह पर होता है, कैथोड से एमिट होता है, तो कैथोड से एमिट होते समय दिस इज कैथोड एंड दिस एनोड। कैथोड से एमिट होते समय इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है 0। एट दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज 0 एंड एट दिस पॉइंट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज E into V. E is charge on electron and V is this potential applied. This is the potential energy and this is initial condition. यह इनिशियल कंडीशन होती है। जब एक इलेक्ट्रॉन कैथोड से एमिट होता है तो कैथोड से एमिट होते से ही इस इलेक्ट्रॉन के पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, इसकी वेलोसिटी 0 होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है E into V। और जब यह इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंचता है और एनोड से टकराने वाला होता है तब इसकी जो वेलोसिटी होती है, कुछ वेलोसिटी से टकराता है, इस
सिचुएशन को हम फाइनल कंडीशन कहते हैं। फाइनली इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², क्योंकि इसका मास m है और वेलोसिटी v है। मैं VEL लिख देता हूं वेलोसिटी को, क्योंकि मैं पोटेंशियल के लिए भी V ही इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए वेलोसिटी के लिए VEL वेलोसिटी। और पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन पर हो जाती है 0। पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है 0। अब हम कहते हैं एनर्जी कंजर्व्ड है। इलेक्ट्रॉन जब इस कैथोड रे में ट्रेवल कर रहा है, कैथोड से एमिट हुआ और एनोड से जाकर टकराया। ड्यूरिंग दिस फिनोमेना व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव्ड फ्रॉम कैथोड टू एनोड, energy is neither created nor destroyed, it's conserved. It means that total initial kinetic plus potential energy must be equal to total final kinetic plus potential energy. So final velocity of electron is under root 2 eV by m, under root of 2 eV by m. This is the final velocity of electron when it strikes the anode. अब आप देखें, mass of electron is a constant, charge on electron is also a constant, 2 is also a constant. So velocity of electron, it completely depends on this potential applied across the two प्लेट्स। इन दोनों प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल लगाया गया सिर्फ इस बात पर डिपेंड करा। दैट्स व्हाई दिस पोटेंशियल इज टर्म्ड एज एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम इस तरह से डिटरमाइन करते हैं। एंड लेट अस से, अब जरा सोचिए, यदि 2000 वोल्ट है तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी होगी। चलिए हम इसी समय इसे लिखते ही हैं। 2000 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी अंडर रूट ऑफ 2 ई की जगह हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और पोटेंशियल की जगह पर हम 2000 वोल्ट अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31। सो दिस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, अब जरा देखिए, 10⁻31 ऊपर जाके हुआ 10⁻+31 +31 में तीनों ऐड हो गया तो ये हुआ +31 + 3 34, 34 में 19 हटा दीजिए, 2 इंटू 1.6 इंटू 2 अपॉन 9.1 इंटू 34 में पहले 20 हटाते हैं तो 14, 14 मीन्स 10⁻15 इनफैक्ट। अब क्यों ना मैं इसको 10 कर देता हूं, इसको तो मैं अप्रोक्सीमेशन के लिए 10 लिख देता हूं, तो 10 इससे कैंसिल होकर अब ये हो गया 10⁻14 इनफैक्ट। और इधर हो गया 1.2 का अंडर रूट तो 2 ही रहा, 1.6 का जब मैं अंडर रूट करूंगा तो इट वुड बी 1.4 समथिंग और 1.3 इंटू 10⁻14। सो द वेलोसिटी ऑफ 10⁻7. So the velocity of electron observed is nearly 2 or 3 into 10⁻7 meters per second. This is the velocity of electron. So let us say the velocity is in the range of 10⁻7 meters per second. In the range of roughly. This would be the velocity of electron. Ab, what is de Broglie wavelength associated with this electron? De Broglie wavelength associated with this electron would be, h की जगह पर मैं 6.6 इंटू 10⁻34, मास की जगह 10 इंटू 10⁻31 और 10⁻30 लिख देता हूं। मैं रफ कैलकुलेशन बता रहा हूं, 10⁻30 एंड वेलोसिटी इज 10⁻7। This is the de Broglie wavelength associated with electron। में 10⁻30 इसमें ही काम करता हूं सारा, 10 में ही काम करता हूं, तो 10⁻+30 10⁻⁻4 और रफली 10⁻11।
The de Broglie wavelength is in the range of 10 to the power minus 11 meters or 0.1 Armstrong. अब मैं कहता हूं this wavelength, this de Broglie wavelength associated with electron is substantial, it's comparable, it's substantial or comparable. यह इग्नोरेबल नहीं है। इसके पहले जो हमने कार के लिए या बुलेट के लिए जो हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ देखी वो बहुत ही कम थी। वो इतनी कम थी कि सही बताए तो उसका कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी एकदम से नहीं की जा सकती, उसका सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं है। उसमें तो पार्टिकल नेचर ही डोमिनेट करेगा। उसका वेव नेचर देख पाना, उसका वेव नेचर से कोई एप्लीकेशन कर पाना बहुत मुश्किल है। मगर हमने इलेक्ट्रॉन के लिए, यह जो बुलेट के लिए था तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन के लिए जब इसी कैलकुलेशन को करा, इलेक्ट्रॉन के साथ में एसोसिएटेड जब डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाली, तो यह जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आ रही है विच इज इन आर्मस्ट्रॉन्ग रेंज। जरा सोचिए, विजिबल रेस की वेवलेंथ होती है 3500 आर्मस्ट्रॉन्ग, फ्यू थाउजेंड आर्मस्ट्रॉन्ग्स। उसके रेंज में यह इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ ये भी कुछ आर्मस्ट्रॉन्ग में ही है और यह सब्सटैंशियल है, कंपैरेबल है। इसलिए इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी दिखेगा। इस केस में आप यह नहीं कहोगे कि पार्टिकल नेचर डोमिनेट कर रहा है। इस केस में हम कहेंगे पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी सब्सटैंशियल है और इस सब्सटैंशियल वेव नेचर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के इस वेव नेचर को इस्तेमाल करते हुए we had designed, we had constructed electron microscope, एक ऐसा माइक्रोस्कोप जो हमें वह दिखा देता है जो हम कभी भी नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई से हम 0.1 मिलीमीटर छोटी चीज तक देख सकते हैं, उससे छोटी चीज नहीं देख सकते। मगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसमें जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, वो हमें माइक्रोमीटर्स के रेंज में जो छोटी सी चीज है वह भी हमें देखने में मदद कर देता है। सो देयर वी यूज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन। इस कैलकुलेशन को, इस रफ कैलकुलेशन को देखिए और इस बात को समझिए। मैं एक छोटी सी चीज और जरूर लिखना चाहूंगा। फॉर एनी बॉडी हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ के, फॉर एनी बॉडी हैविंग, if kinetic energy is K and that is equal to half mv square, then I can always write, I can multiply the expression by m. M into K would be equal to half m square v square or half p square. So momentum is equal to 2mk under root of it. So de Broglie wavelength associated is h upon p or it's h upon under root of 2mk. Here k is the kinetic energy. This is for de Broglie
wavelength of matter waves. This is de Broglie wavelength of matter waves. कोई सा भी मैटर, जैसे मैंने अभी बताया कार, उसकी काइनेटिक एनर्जी यदि हमें दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई तो सीधा निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी दी हुई तो इस तरह से, बुलेट या इलेक्ट्रॉन, किसी के लिए भी हम काइनेटिक एनर्जी इस तरह से लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में इस तरह से मोमेंटम को लिखेंगे और मोमेंटम से हम डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड निकालेंगे. दिस इज, अभी मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ और आइंस्टाइन का कंसेप्ट, इससे रिलेटेड और भी ढेर सारी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें, बहुत ही मजेदार बातें कुछ और बताऊंगा अभी के आज के ही लेक्चर में. सबसे पहले इसे नोट डाउन कीजिए और अब मैं अगला आर्टिकल जो समझाऊंगा सबसे पहले, दैट इज समरफील्ड एक्सटेंशन, उसे समझने से पहले तेजी से नोट डाउन कीजिए. आई टेक अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट.